हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए मैं स्टार्ट किया हूँ यह वीडियो और इसमें मैं डिफ़ाइन करूँगा डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, इस सब्जेक्ट का एक और वीडियो बन चुका है फर्स्ट। तो उस वीडियो में डिफ़ाइन किया हूँ कि डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में कितने यूनिट हैं और उन सभी यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं, उन सब के बारे में डिफ़ाइन कर चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में। तो यदि आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो सर्वप्रथम आप उसको देखिए, उसके बाद आइए ये वीडियो देखिए। ठीक है, इसमें मैं डिफ़ाइन करूँगा डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये रहा आपका यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं, जैसे एल्गोरिथम, एनालाइजिंग एल्गोरिथम, कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। तो ये सभी टॉपिक हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो इस वीडियो में डिफाइन करूँगा सभी टॉपिक को, डिटेल्स में डिस्क्राइब करूँगा विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट वीडियो है, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, मैं यही चाहूँगा कि सभी टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो जाए। यदि कोई सा टॉपिक बच जाता है तो उसको मैं यूनिट फर्स्ट के सेकंड पार्ट में कवर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो मेरा लॉन्ग हो जाएगा तो उससे आप लोग जो परेशान मत होइए, क्योंकि जो भी मैं टॉपिक डिफाइन करूँगा एकदम क्लियर वे में। ठीक है, जिससे आप लोग एक बार यह वीडियो अगर देख लेते हैं तो फिर दोबारा देखने की आवश्यकता ना पड़े। हर एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, वीडियो लॉन्ग रहेगा लेकिन हर एक टॉपिक क्लियर वे में डिस्क्राइब होगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2 मिनट हो चुके हैं। तो मैं आता हूँ यूनिट फर्स्ट के इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। चलिए आता है आपका ये है। ठीक, यूनिट फर्स्ट का इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। इसमें आपका टॉपिक है फर्स्ट, इंट्रोडक्शन एल्गोरिथम। ठीक है, अब एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है इसका पहले डिफिनेशन आप लोग देखिए, उसके बाद इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। पहले आप डिफिनेशन जो है पढ़ लीजिए क्या होता है। एन एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाई स्टेप प्रोसीड्यूर और ए सेट ऑफ रूल्स डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है, डिफिनेशन से काफ़ी लोग समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है एल्गोरिथम का। ठीक है, और नीचे डिस्क्राइब कर दिया हूँ नोट्स में, ऑनलाइन में। यह और जो है इजी हो गया है इसके डिफिनेशन के लिए। एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एल्गोरिथम क्या होता है, जैसे यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यह एक प्रोसेस है, तरीका है कि उस प्रॉब्लम को मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो एल्गोरिथम में यही होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, इसका डिफिनेशन यहाँ पर लिखा है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ठीक है, यदि कोई टॉपिक ना समझ में आए तो उसके लिए आप कमेंट करिए और मैं प्रयास करूँगा और इजी वे में समझाने का। देखिए नोट में लिखा है एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ, यही होता है आपका एल्गोरिथम। अब नीचे दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एल्गोरिथम। ठीक है, मतलब एक अच्छे एल्गोरिथम का विशेषताएं क्या होता है, एक अच्छे एल्गोरिथम का विशेषताएं क्या होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक अच्छे एल्गोरिथम में क्या क्या होना ज़रूरी है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होना ज़रूरी है, क्या होता है गुड एल्गोरिथम। फर्स्ट है इनपुट, एल्गोरिथम शुड हैव 0 और मोर इनपुट्स। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इनपुट की आवश्यकता तो होती है। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसमें जो है हमें इनपुट की आवश्यकता होती है कि जो है उसी इनपुट को तो मैं सॉल्व करूँगा, फाइनली रिजल्ट प्राप्त करूँगा, और इनपुट की आवश्यकता होती है। ठीक है, और उसके बाद आउटपुट की आवश्यकता होती है कि उस इनपुट को जो प्रोसेस करेंगे और लास्ट में क्या करूँगा, आउटपुट, फाइनली जो है रिजल्ट प्राप्त करूँगा तो वह आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, बाकी थर्ड है आपका डिफिनेटनेस। ठीक है, आपका थर्ड है डिफिनेटनेस।
ईच स्टेप शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगिनस स्टेप और ठीक है स्पष्ट और निश्चित। मतलब जो भी इनपुट आप दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी इनपुट आप दे रहे हैं तो सभी इनपुट एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में क्या है, फाइनाइटनेस, फोर्थ नंबर पर है आपका। फोर्थ विशेषण क्या है, फाइनाइटनेस। द एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, यानी कि जब सभी जो है इसके स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं एल्गोरिथम के, तो यह लास्ट में नंबर ऑफ स्टेप टर्मिनेट, ठीक, टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद सभी स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या है, इफेक्टिवनेस। ईच स्टेप मस्ट बी बेसिक एनफ टू बी परफॉर्म इजीली। अब इसमें क्या है कि हर एक स्टेप को मैं इजी वे में डिफाइन करता हूँ। ठीक है, हर एक स्टेप को इफेक्टिवनेस, ठीक है, ईच स्टेप मस्ट बी बेसिक एनफ टू बी परफॉर्म इजीली। ठीक है, मतलब किसी भी स्टेप को मैं आसानी से उसको स्पष्ट कर सकता हूँ। तो ये रहा आपका विशेषताएं एक गुड एल्गोरिथम का। ठीक है, मतलब कि मैं कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको अच्छे तरीके से कैसे मैं सॉल्व करूँ उस प्रॉब्लम को, तो उसके लिए हमें क्या होगा, एक एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा। तो एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा तो उसमें जो सभी स्टेप होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमें जो है कार्य करना पड़ेगा। तो उन सभी स्टेप में हमें क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होती है, क्या उस एल्गोरिथम का विशेषताएं होता है। ठीक है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, उसमें कुछ इनपुट लिया जाता है। ठीक है, फिर उसे एनालाइज किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, फिर उसका स्टेप बाय स्टेप वर्किंग प्रक्रिया होता है और लास्ट में उसका रिजल्ट फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका विशेषताएं एक गुड एल्गोरिथम का। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स। जैसे मान के चलिए हमें दो नंबर को ऐड करना है तो स्टेप बाय स्टेप इसके एल्गोरिथम क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, स्टार्ट, पहले तो स्टार्ट होगा। सेकंड रीड टू नंबर्स ए एंड बी, पहले तो स्टार्ट होगा और सेकंड में रीड करेगा टू नंबर्स को, दो नंबर को ऐड करना है तो दो नंबर को वह रीड करेगा, पढ़ेगा। फिर थर्ड क्या है, ऐड ए एंड बी एंड स्टोर इन सी, इसे दो को हमें ऐड करना है ए एंड बी को, तो इसमें क्या होता है, इसको किस में स्टोर करना है, इसके लिए भी एक स्पेस होना चाहिए, तो वो है आपका सी। फोर्थ स्टेप है प्रिंट सी। ठीक है, तो प्रिंट जो स्पेस है इसमें क्या स्टोर हो रहा है इसको डिफाइन करेगा, इसको प्रिंट करेगा सी को। तो सी को प्रिंट करेगा तो ए प्लस बी जो भी है एडिशन ये सी में आ जाएंगे। ठीक है, सी में स्टोर हो जाएंगे इसके एडिशन। और फिफ्थ स्टेप है स्टॉप, मतलब कंप्लीट होने के बाद, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद क्या होता है, यह स्टेप कंप्लीट हो जाता है, स्टॉप होता है, रुक जाता है। जैसे ए इक्वल 10 और v इक्वल 20। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, c इक्वल a प्लस वी। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है 10, v का वैल्यू कितना है 20, तो फाइनली c इक्वल 10 प्लस 20 इक्वल 30, इसका फाइनली जो है रिजल्ट आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये होता है किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। अब आपका अगला आता है एग्जाम्पल, देखिए क्या है, सेकंड एग्जाम्पल, एल्गोरिथम फॉर मेक ए कप ऑफ टी। ठीक है, अब जैसे आप कोई भी चाय, जैसे आप बेसिक रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, जैसे आपको चाय बनाना है, ठीक है, तो आपको चाय बनाना है तो आप उसमें हर एक स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे। पहले क्या करेंगे, जिस पात्र में बना रहे हैं चाय तो उसमें थोड़ा सा पानी लेंगे। ठीक है, फिर उसमें चाय पत्ती हो गया, चीनी हो गया, अदरक हो गया, सब चीज़ों को जो है स्टेप बाय स्टेप डालते रहेंगे। और उसके बाद डालने के बाद उसमें क्या होगा, प्रोसेस होगा, थोड़ी देर प्रोसेस होगा, लास्ट में क्या होगा, उसका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, लास्ट में चाय बन जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम चाय बनाते हैं उसमें हर एक चीज़ें
जो रिक्वायरमेंट होता है उसका उसमें डालते हैं, चीनी, चाय पत्ती, अदरक और भी लौंग जो भी पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये होता है आपका एल्गोरिथम, ठीक। किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। तो चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनालाइजिंग एल्गोरिथम, ठीक है। किसी एल्गोरिथम को कैसे एनालाइज किया जाता है, ठीक है। इसका पहले डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन पढ़ने के बाद उसके बाद फिर मैं बताता हूँ इसको, ठीक। देखिए, एनालाइजिंग एन एल्गोरिथम मीन्स डिटरमाइनिंग हाउ इफिशिएंट एन एल्गोरिथम इज इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेस। इट हेल्प्स us understand how the algorithm behaves when the size of input data increase, ठीक है। अब इसको सिंपल वर्ड में पढ़िए। वी एनालाइज एन एल्गोरिथम टू नाउ हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रन एंड हाउ मच मेमोरी इट यूज, ठीक। मैं एनालाइज करता हूँ कि जब भी किसी एल्गोरिथम को मैं स्टार्ट करता हूँ, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एल्गोरिथम का यूज करता हूँ, तो उस प्रॉब्लम के लिए हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, मैं ये एनालाइज करता हूँ, ठीक है। मैं एल्गोरिथम का उपयोग करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा और यह डेटा कितना स्पेस लिया, ठीक है, मेमोरी में कितना स्पेस लिया, इन सब का जो मैं एनालाइज करता हूँ, ठीक है। तो ये होता है आपका एनालाइजिंग ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का एनालाइजिंग करना कि कोई भी एल्गोरिथम कितना स्पेस ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक। समझ में आ गया क्लियर में? तो चलिए, नीचे दिया है पर्पज ऑफ एनालाइजिंग एल्गोरिथम, मतलब क्या पर्पज होता है, क्या उद्देश्य होते हैं इसके एल्गोरिथम को एनालाइज करने का, ठीक है। मतलब कि क्यों एनालाइज करते हैं एल्गोरिथम को। देखिए दिया है 3 टॉपिक में है, इसको जो पढ़ लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। टू फाइंड द एफिशिएंट ऑफ एन एल्गोरिथम, मतलब एल्गोरिथम को इजीली समझने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ठीक है। टू कंपेयर टू और मोर एल्गोरिथम, मतलब 2 या 2 से अधिक एल्गोरिथम को आपस में कंपेयर करने के लिए, ठीक है। टू सेलेक्ट द बेस्ट एल्गोरिथम फॉर ए गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसलिए एनालाइज किया जाता है कि मैं उस प्रॉब्लम को इजीली कम समय में कम मेमोरी का यूज करके उसको आसानी से कैसे मैं सॉल्व कर लूँ, इसलिए एनालाइज किया जाता है। पर्पज ऑफ एनालाइज एल्गोरिथम, मतलब इसलिए एनालाइज किया जाता है कि हम कम समय में किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर लूँ, ठीक है, इसीलिए एनालाइज किया जाता है, जिससे कम मेमोरी की आवश्यकता हो और टाइम भी कम लगे, ठीक है। तो इन सब वजह से जो मैं क्या करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, ठीक है। अब आपके ये आते हैं टू मेन पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ये दिए हैं टू मेन पैरामीटर्स। फर्स्ट है टाइम कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है? इट इज द टोटल टाइम टेकन बाई एन एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट कम्प्लीटली, मतलब टाइम कम्प्लेक्सिटी ये बताता है कि किसी एल्गोरिथम को कितना टाइम लग रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। मतलब कोई एल्गोरिथम कितना टाइम ले रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये बताता है आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी। एग्जाम्पल लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ठीक है। और अगला आपका है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी में क्या था, बस टाइम को बताता कितना टाइम ले रहा है, और इसमें स्पेस को बताता मतलब कितना मेमोरी यूज कर रहा है। इट इज़ द टोटल मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाई एन एल्गोरिथम रिटर्न कंप्लीटनेस, मतलब कि कितने जो है स्पेस ले रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम, ठीक है। आ गया समझ में? अब अगला आपका टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ एनालाइज एल्गोरिथम, ठीक, कि मतलब कितने प्रकार से मैं किसी भी एल्गोरिथम को कितने प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं। तो इसका ये है, फर्स्ट है वर्थ केस एनालिसिस, ठीक है। वर्थ केस एनालिसिस, इसमें क्या है, द मैक्सिमम टाइम ऑन एल्गोरिथम कैन टेक फॉर एनी इनपुट,
ठीक, मतलब कोई भी एल्गोरिथम है तो इसमें ये बताता है वर्स्ट केस एनालिसिस, इसमें ये बताता है कि किसी भी इनपुट को अधिकतम कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना अधिकतम टाइम लग रहा है, यह इस टाइप में डिफाइन होता है। वर्स्ट केस एनालिसिस मतलब अधिकतम कितना टाइम लग रहा है, यह डिफाइन करता है। ठीक है, और इसके बाद इसका आता है ये सेकंड, ये है वेस्ट केस एनालिसिस। ये डिफाइन करता है कि द मिनिमम टाइम एन एल्गोरिथम कैन टेक, मतलब ऐसा एल्गोरिथम जो कम से कम टाइम ले रहा हो उसको ये एनालाइज करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका टाइप्स वेस्ट केस एनालिसिस। मतलब इसमें क्या होता है कि द मिनिमम टाइम एन एल्गोरिथम कैन टेक, मतलब मिनिमम टाइम वो ले रहा है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थर्ड है आपका एवरेज केस एनालिसिस, मतलब द एवरेज टाइम टेकन फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट। मतलब एवरेज का ये मतलब है कि ना इसमें टाइम अधिक लग रहे हैं और ना टाइम कम लग रहा है, इसमें मतलब एक एवरेज टाइम है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो ये रहा आपका 3 टाइप्स। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिए। यदि किसी भी बारे में किसी भी टॉपिक पर ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए, मैं उसमें और भी जो है डिटेल्स में डिस्क्राइब करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, बाकी आपका आता है कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। ये देखिए क्या होता है कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। इसका डिफिनेशन पहले देखिए। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज ए मेजर ऑफ हाउ मच टाइम एंड स्पेस मेमोरी एन एल्गोरिथम रिक्वायर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ठीक है, इट हेल्प्स टू कंपेयर द इफिशिएंट ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम दैट सॉल्व द सम प्रॉब्लम। इसमें ये बता रहा है कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक है, मतलब एल्गोरिथम का कम्प्लेक्सिटी बता रहा है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है और उसके स्पेस मतलब मेमोरी कितनी यूज होती हैं। ठीक है, तो इसमें ये सब डिफाइन कर रहा है। इट हेल्प्स टू कंपेयर द इफिशिएंट ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम। ठीक है, ये क्या करता है कि कंपेयर करता है अलग अलग एल्गोरिथम में, इसलिए कि जैसे हमें कोई प्रॉब्लम दिया है तो मैं उसको इस प्रकार के एल्गोरिथम से सॉल्व करूं जिससे कम टाइम लगे। ठीक है, जिससे कम टाइम लगे और वह हमारा प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। और ऐसे में मेमोरी स्पेस का जो है मतलब ऐसे एल्गोरिथम का यूज करूं जिसमें क्या हो मेमोरी का यूज कम हो। ठीक है, तो ये होता है कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। अब इसमें नीचे देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। इसमें जो है 2 टाइप दिए हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। तो ये तो मैं पहले आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ डिटेल्स में कि टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होता है। कम्प्लेक्सिटी मतलब यही होता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइम कम्प्लेक्सिटी मतलब कितना कम से कम टाइम लग रहा है। ठीक है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी मतलब कितना मेमोरी की आवश्यकता कम हो रही है। ठीक है, तो ये होता है कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। तो ये मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, आप लोग देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर है। देखिए इसमें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर दिया है। देखिए टू मेन प्रॉब्लम, टू मेन पैरामीटर्स। ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, इसमें क्या होता है टाइमिंग का जो है कि मतलब कितना कम टाइम ले रहा है और स्पेस में कितना कम मेमोरी का यूज कर रहा है, ये होता है आपका कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें है देखिए ये है देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए व्हाई इम्पोर्टेंट कम्प्लेक्सिटी, क्यों इम्पोर्टेंट है कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, नीचे देखिए 3 स्टेप दिए हैं, 3 स्टेप दिया है, इसको जो है पढ़िए आप पहले। हेल्प्स चूज द मोस्ट इफिशिएंट एल्गोरिथम। ठीक है,
हेल्प चूज द मोस्ट इफिशियंट एल्गोरिथम। देखिए ये क्या करता है, हेल्प करता है किसी भी एल्गोरिथम को इफ़िशियंटली जो है सॉल्व करने का। मतलब ये ऐसे एल्गोरिथम का यूज करता है किसी भी प्रॉब्लम को इफ़िशियंटली सॉल्व हो जाए। ठीक है। और सेकंड है प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस फॉर लार्ज इनपुट डेटा। ठीक है। ये क्या करता है, किसी भी डेटा पर यह भविष्यवाणी, प्रिडिक्टेबल भविष्यवाणी करता है अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है। वाई इम्पोर्टेंट कम्प्लेक्सिटी, तो इसका सेकंड ये है प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस फॉर लार्ज इनपुट डेटा। ठीक है। यह चाहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो यह अच्छे से डिफाइन हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कम्प्लेक्सिटी। और थर्ड है सेव टाइम्स एंड मेमोरी। इसमें क्या होता है, टाइम और मेमोरी का जो है सिक्योर रहता, मतलब कम यूज होता है, इसीलिए जो है इम्पोर्टेंट है हमारा कम्प्लेक्सिटी। ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसीलिए तो है कि जो है यूज किया जाता है कम्प्लेक्सिटी, कि हमारा जो किसी भी एल्गोरिथम को कम मेमोरी की आवश्यकता हो और टाइम कम लगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो ये रहा आपका वाई इम्पोर्टेंट कम्प्लेक्सिटी, क्यों इम्पोर्टेंट है। अब अगला देखिए आप, ग्रोथ ऑफ फंक्शन। ठीक है। इसको पढ़िए, पहले डिफिनेशन पढ़िए क्या है दिया है। द ग्रोथ ऑफ फंक्शन डिस्क्राइब्स describes how the running time or resource usage of an algorithm increase as the size of input। ठीक। नीचे देखिए, it helps to understand how fast the algorithm becomes slower when the input data growth। इसमें देखिए कि द ग्रोथ ऑफ ए फंक्शन डिस्क्राइब। ठीक है। ये फंक्शन डिस्क्राइब करता है कि हाउ द रनिंग टाइम और रिसोर्स यूज, मतलब रनिंग टाइम और कौन कौन सा रिसोर्स यूज हो रहा है इस एल्गोरिथम में। ठीक है। कि इस एल्गोरिथम में कौन कौन से जो है रिसोर्सेस यूज हो रहे हैं। ठीक है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, यह मदद करता है कि कैसे जो है किसी भी एल्गोरिथम को, मतलब यह हेल्प करता है कि किसी भी एल्गोरिथम को कैसे स्लोअर, ठीक, व्हेन द इनपुट डाटा ग्रोथ, मतलब किसी भी अधिक से अधिक, जो भी अधिक से अधिक मतलब कितने बड़े से बड़े जो प्रॉब्लम हो तो उसको मैं कम से कम टाइम में उसको सॉल्व कर लूँ। स्लोअर व्हेन द इनपुट डेटा ग्रोथ, मतलब जैसे कोई भी अधिक, मतलब लॉन्ग में अधिक डेटा है, अधिक इनपुट डेटा है, तो उसको मैं क्या करूँगा, कम से कम टाइम में कैसे एल्गोरिथम का यूज करके सॉल्व करूँ। ठीक है। हमारा एल्गोरिथम इसीलिए जो है यूज किया जाता है कि किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से। तो चलिए बताता हूँ कि आपका नेक्स्ट क्या है। ठीक है। ये आपका पर्पज ऑफ स्टडिंग ग्रोथ ऑफ फंक्शन। ठीक है। मतलब ग्रोथ ऑफ फंक्शन, इसको मैं क्यों यूज करता हूँ, क्यों पढ़ता हूँ, इसका क्या पर्पज है। ठीक है। देखिए 3 मेन पर्पज हैं, इसको आप पढ़िए। टू कंपेयर एल्गोरिथम परफॉर्मेंस। ठीक है। इसको इसलिए मैं यूज करता हूँ, इसलिए पढ़ता हूँ ग्रोथ ऑफ फंक्शन को, कि मैं 2 एल्गोरिथम को आपस में कंपेयर कर सकूँ कि मतलब किस एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस बढ़िया है। ठीक है। जैसे यदि मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा एल्गोरिथम यूज करना चाहिए, इसके लिए मैं 2 एल्गोरिथम को कंपेयर करता हूँ आपस में। जो अच्छा परफॉर्मेंस रिटर्न करता है, मतलब जो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, मैं वही यूज करता हूँ। ठीक है। सेकंड है आपका टू प्रिडिक्ट इफिशियंसी फॉर लार्ज इनपुट्स। ठीक है। टू प्रिडिक्ट इफिशियंसी, मतलब ये जो है भविष्यवाणी लार्ज डेटा के लिए भविष्यवाणी करता है। ठीक है। इजीली परफॉर्म के लिए। ठीक है। मतलब जिसके अधिक से अधिक डेटा हो तो उसको इजीली, आसानी से कैसे मैं जो है परफॉर्म कर पाऊँ, इसके लिए भविष्यवाणी करता है ग्रोथ ऑफ फंक्शन। ठीक। इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ ग्रोथ ऑफ फंक्शन को, यह पर्पज है इसका यूज करने का। और थर्ड है टू आइडेंटिफाई द स्केलेबिलिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। यह स्केलेबिलिटी को जो है, एल्गोरिथम की स्केलेबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। इसलिए हमारा ये आवश्यकता है ग्रोथ ऑफ फंक्शन कि ये आइडेंटिफाई को
मतलब आइडेंटिफाई करता है स्केलेबिलिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के स्केलेबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, सपोज 1 person टाइप्स 1 पेज पर मिनट, ठीक, एंड अनदर डबल्स हिज टाइम फॉर एवरी पेज। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति एक काम को, मतलब एक पेज को टाइप करने में 1 मिनट लेता है और उसी जगह पर दूसरा क्या करता है, उसी काम को करने में डबल टाइम मतलब 2 मिनट लेता है। ठीक है, फॉर एवरी पेज फॉर 10 पेजेस द सेकेंड पर्सन टेक्स ए लार्ज टाइम। ठीक है, तो जैसे एक व्यक्ति है, वह किसी पेज को टाइप कर रहा है, टेक्स्ट को टाइप कर रहा है, तो एक पेज टाइप करने में 1 मिनट ले रहा है, और दूसरा व्यक्ति है वह एक पेज को टाइप करने में, जैसे एक व्यक्ति है वह पेज को टाइप करने में कितना मिनट ले रहा है, 1 मिनट ले रहा है। ठीक है, 1 मिनट ले रहा है, और दूसरा व्यक्ति कितना मिनट ले रहा है, उसका डबल 2 मिनट ले रहा है। तो यदि हमारे पास 10 पेज हैं, तो मैं किस व्यक्ति को दूंगा टाइप करने के लिए? एक व्यक्ति एक पेज को टाइप करने में 1 मिनट ले रहा है और दूसरा व्यक्ति एक पेज को टाइप करने में 2 मिनट ले रहा है, और मेरे पास 10 पेज हैं टाइप करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, उसको दूंगा कि जो कम टाइम में टाइप कर दे मेरे पेज को। तो मैं पहले वाले व्यक्ति को इसको दूंगा क्योंकि यह टाइम कम ले रहा है। ठीक है, तो मैं एनालाइज किया हूँ ना, कि इन दोनों में कंपेयर किया हूँ कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में से कौन हमारे रिजल्ट को कम समय में रिजल्ट परफॉर्म कर, मतलब रिजल्ट आउटपुट दे रहा है। तो इसलिए मैं फर्स्ट वाले व्यक्ति को दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया ना कि पर्पज ऑफ स्टडिंग ग्रोथ ऑफ फंक्शन, मतलब ग्रोथ ऑफ फंक्शन क्यों यूज किया जाता है, इसका पर्पज क्या है। ठीक है, अब चलिए अगला स्टेप है आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसका पहले डिफिनेशन पढ़िए। डिफिनेशन पढ़ने के बाद अधिकतर आपको जो है पता चल ही जाएगा कि मतलब इसका मीन्स होता क्या है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इवेलुएट हाउ इफेक्टिवली एंड efficiently a system process organization or individual is achieving its goals. If a student gets 80 marks out of 100 we can say the student performed well। मतलब कि किसी भी कार्य में अच्छा परफॉर्मेंस करना, ठीक है, किसी भी कार्य में अच्छा परफॉर्मेंस करना और क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट मतलब किसी भी कार्य में अच्छा परफॉर्मेंस करना। ठीक है, जैसे 2 स्टूडेंट हैं, वो अपने एग्ज़ाम में फर्स्ट स्टूडेंट 80 मार्क लेकर आया, तो यह कहा जा सकता है कि वह अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, और एक स्टूडेंट है वह 60 मार्क्स लाया है, तो यह मतलब किया है, बट इसका जो है कम ही है, मतलब फर्स्ट व्यक्ति के अकॉर्डिंग इसका कम ही है। इसका 60 मार्क्स है, उसका 80 मार्क्स है। तो मैं जो क्या करूँगा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, मैं परफॉर्मेंस में को मापूंगा कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो इसका यूज मैं एल्गोरिथम में करता हूँ कि किस एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस अच्छा है मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि किस एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस अच्छा है, मैं उसी का यूज करता हूँ। इसीलिए जो है ये टॉपिक दिया है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला देखिए आप, मेन की पॉइंट्स। मेन की पॉइंट्स, फर्स्ट क्या है, पर्पज। मेन की पॉइंट्स होता है, फर्स्ट में है पर्पज, टू एक्सेस इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, सेकंड है टू फाइंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये पर्पज है आपका, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का पर्पज है कि टू एक्सेस इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, मतलब पर्पज ये है कि उसको मैं एक्सेस इफिशियंसी मतलब आसानी से एक्सेस कर सकूं बिना किसी एरर के। ठीक है, और सेकंड है टू फाइंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब इसके स्ट्रेंथ को मैं क्या करूं, बिना किसी गलती के अच्छा प्राप्त कर सकूं। देखिए पर्पज सेकंड है टू फाइंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस,
इसका पर्पज़ ये है कि मैं फाइंड करता हूँ इसको स्ट्रेंथ को और उसके वीकनेस को, ठीक है, इसलिए मैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इसलिए मैं मेजर करता हूँ उसके परफॉर्मेंस को। थर्ड है टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस, ठीक है, इसलिए मेजर करता हूँ कि यह फ्यूचर में इसके परफॉर्मेंस जो भी इम्प्रूव हों, ठीक, इसका पर्पज़ यही है, ठीक है। अगला मेथड ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है। अगला आपका मेथड ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इसमें जो है देखिए मेथड ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है, इसके दो मेथड हैं। पहला है फर्स्ट है क्वांटिटेटिव मेथड। इसमें क्या होता है, यूजिंग नंबर और मेजरेबल डेटा, ठीक है। एग्जाम्पल में सेल्स प्रॉफिट एक्यूरेसी, मतलब ये क्या करता है, मेजर करता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है तो मेजर करेगा, ये मेजर करेगा कि मतलब सेल्स कितना सेल्स हुआ है, ये न्यूमेरिकल में, जैसे 10%, 20%, 25%, 30%, ये न्यूमेरिकल में जो है फाइंड आउट करेगा। प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, एक्यूरेसी कितना परसेंट का एक्यूरेसी, मतलब ये न्यूमेरिकल में जो है ये इसका परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है। मेथड ऑफ परफॉर्मेंस ये है क्वांटिटेटिव मेथड। इसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल में जो भी आएगा आंसर आएगा। अब जैसे आपका ये आता है, सेकंड है एक क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है। ये सेकंड आपका क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। ये है आपका क्वालिटेटिव मेथड। इसमें ये होता है यूजिंग ओपिनियन और फीडबैक, ठीक। एग्जांपल कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय मोरल्स, ठीक है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, कोई ऑर्डर किया, ठीक है, तो जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन पे कुछ भी जो है ऑर्डर होता है, हर एक कोई भी प्रोडक्ट, तो इसमें ये होता है कि वह एनालाइज करते हैं कि उसमें 1 मंथ में कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो नंबर में एनालाइज करते हैं। और जो यूजर के द्वारा फीडबैक जाता है, रिव्यू जाता है, कमेंट जाता है, ठीक है, कि कस्टमर कितना इस प्रोडक्ट से, मतलब किस प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाई है, ठीक है। तो जो कस्टमर के द्वारा जो रिव्यू जाता है, कमेंट जाता है, ये क्या होता है, क्वालिटेटिव मेथड। मेनली क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में मेथड में यही फ़र्क होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्या करता है, क्वालिटी बताता है, ठीक, एक क्वालिटी बताता है। इस मेथड के द्वारा हम क्वालिटी को चेक करते हैं, और क्वांटिटेटिव में मतलब उस मेथड के द्वारा मैं क्या करता हूँ, उसके क्वांटिटी को चेक करता हूँ, ठीक है। कोई एक प्रोडक्ट है तो कितना क्वांटिटी क्या है उसका, और फिर उसके बाद क्वालिटेटिव मेथड ये बताता है कि उसका क्वालिटी क्या है, ठीक है। क्वांटिटी चेक करता है क्वांटिटी मेथड, और क्वालिटेटिव मेथड क्या करता है, क्वालिटी चेक करता है, ठीक है। तो ये होता है आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट। मतलब किसी भी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए दो चीज़ें, मतलब दो मेथड हैं, मेन दो मेथड, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। उसकी क्वांटिटी को जो चेक करता है और क्वालिटी को चेक करता है, ठीक है। अब अगला आपका आता है थर्ड। फर्स्ट था आपका पर्पज, मेन की पॉइंट। फर्स्ट था आपका पर्पज, ठीक है। सेकंड आपका आया मेथड ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। टू मेथड है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब थर्ड आपका आया परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये क्या होता है, चलिए इसमें मैं देखता हूँ ये क्या होता है। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, these are measurable value that show how well goals are being achieved, ठीक है। थर्ड क्या है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इसमें क्या करता है, परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। these are measurable value that show how well goals are being achieved, मतलब ये क्या करता है कि यूजर कितना जो है अपना लक्ष्य अचीव किया, ठीक है, इसको इंडिकेट करता है कि मतलब परफॉर्मेंस किसी चीज़ का कितना परफॉर्मेंस अचीव हुआ, कितना उसका परफॉर्मेंस रहा, ठीक है। एग्जांपल में देखिए, जैसे कस्टमर रिटेंट, ठीक है, कस्टमर
रिटेंशन रेट, रेवेन्यू ग्रोथ, रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, और ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल रहा, ए कंपनी मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉय बाय चेकिंग देयर मंथली सेल्स टारगेट। ठीक है, इफ़ एन एम्प्लॉय अचीव 90% ऑफ द टारगेट द परफॉर्मेंस इज कंसिडर्ड गुड। क्या करता है कि परफॉर्मेंस को इंडिकेट्स करता है कि यदि कोई एम्प्लॉय है तो उसका परफॉर्मेंस मंथली कितना रहा। ठीक है, ये क्या करता है, उसको इंडिकेट करता है उसका परफॉर्मेंस कितना रहा, 90%, ठीक, 80% किसी एम्प्लॉय का। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है कंपनी में वर्क कर रहा है। ठीक है, कंपनी में वर्क कर रहा है, 2 व्यक्ति हैं, तो दोनों कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो कंपनी में से यह पता किया जाता है, मतलब कंपनी में देखते हैं कि किस व्यक्ति का परफॉर्मेंस क्या रहा है, तो उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको सैलरी उनका इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, उनके सैलरी में इंक्रीजमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है। अब कोई व्यक्ति है वह 1 मंथ का कार्य वह 15 दिन में ही करके दिखा दिया, और कोई व्यक्ति है वह 1 मंथ का कार्य 40 दिन लगा दिया, 45 दिन लगा दिया। ठीक है, किसी व्यक्ति को जो है कोई भी कार्य जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है परफॉर्मेंस इंडिकेट्स, मतलब परफॉर्मेंस को चेक करना, इंडिकेट करना कि वह किस कार्य को कितने अच्छे परफॉर्मेंस से कर रहा है। तो कंपनी में ही चेक किया जाता है कि किस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है, यही देख के उसको अच्छा सैलरी भी दिया जाता है। ठीक है, देखिए वीडियो पर आप लोग मत जाइए, वीडियो लॉन्ग हो सकता है, मैं टॉपिक को अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ। ये ना समझ में आया तो कमेंट करिए, मैं और अच्छे से डिफाइन करूँगा, बट वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप यदि एक बार ये वीडियो देख लेंगे अच्छे से, तो आपको यह वीडियो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक टॉपिक अच्छे से मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी दिया हूँ कंपनी का, जिससे आपको अच्छे से समझ में आवे कि कंपनी में उसी को जो है उसी के सैलरी में इंक्रीमेंट होता है जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या दिया है, मेन फैक्टर ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसके मेन फैक्टर क्या हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, इनपुट साइज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। ठीक है, मेन फैक्टर ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट मतलब ये मेजर करता है परफॉर्मेंस को कि उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी भी है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी है, इनपुट साइज भी है, कि जैसे वह किसी भी कार्य को करने में कितना टाइम ले रहा है, कितना उसको स्टोर करने में कितना स्पेस ले रहा है। ठीक है, और उसमें वह कितना इनपुट साइज का यूज कर रहा है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट, मतलब ये सब चीज़ें का वह कितना यूज कर रहा है। ठीक है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट में। ठीक है, तो मेन आपके फैक्टर यही हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, इनपुट साइज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। बाकी 38-39 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। चलिए बाकी मैं यहीं पर बंद कर देता हूँ, और आगे आपका 2 से 3 टॉपिक और बचा है, तो इसमें मैं 5 टॉपिक तक डिफाइन कर चुका हूँ। ये आपका है 5th टॉपिक है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, मतलब ये क्या करता है, परफॉर्मेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो इसके बारे में डिफाइन कर चुका हूँ। बाकी अगला टॉपिक और आपका आता है सॉर्टिंग एंड ऑर्डर स्टिस्फाई। ठीक है, ये आपका इसमें दिया है सॉर्टिंग एंड ऑर्डर स्टिस्फाई, तो इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बाकी इसमें किसी प्रकार का जो भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिए, और मैं उसको और अच्छे वे में, इजी वे में समझाऊंगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू टू ऑल स्टूडेंट।